बात करेंगे एक चुनौती की। चुनौती दी है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को। जी हां, नेता प्रतिपक्ष महंत को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चुनौती दी है और कहते हैं वो कि इस गर्मी में 10 दिन बिना एसी बिना कूलर के रहकर दिखाइए। महंत जी को सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई है। ओपी चौधरी का ये कहना, मैं तो आज भी बिना चप्पल के खेत में चलता हूं। ओपी चौधरी ऐसा कहते हैं। ओपी चौधरी ने चुनौती दी है नेता प्रतिपक्ष महंत को कि इस गर्मी में 10 दिन बिना एसी बिना कूलर के रहकर दिखाइए। महंत जी को सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई है। मैं तो आज भी बिना चप्पल के खेत में चलता हूं। ओपी चौधरी का एक कहना। मैं तो बहुत हर्ष और खुशी के साथ बोला था, गर्व के साथ बोला था। मैं गवैया आऊँ, नेता प्रतिपक्ष जी बड़े आदमी बन गए हैं। एसी ले उतरा बाहर आए के ओला हिम्मत नहीं हुआ थे, ओला बड़े बड़े सुख सुविधा की आदत पड़ गई हो ही। मैं तो आज भी गवैया बिना चप्पल के गांव के खेत में रोज मोर गाँव में वॉक करता हूँ और बिना एसी कूलर के रह सकता हूँ। चरणदास महंत जी ने चुनौती देता हूँ, ये गर्मी के महीना में 10 दिन तक बिना एसी कूलर पंखा के रह के दिखाए, मैं दिखाए तैयार हूँ। चरणदास महंत ने ओपी चौधरी पर निशाना साधते हुए उनको गवैया कहा था और इसी के बाद ओपी चौधरी ने महंत पर पलटवार किया था। तो महंत ने क्या कुछ कहा था इससे पहले वो आपको सुनाते हैं। ओपी चौधरी जो लिपट गवैया है, अगर उसको गांव की भाषा समझ में नहीं आती तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। मगर वो खरबूजा को देख के खरबूजा जैसे रंग बदलता है, उसी तरीके से भाजपा में आकर वो रंग बदलने लग गया। उसको मैं चेतावनी देता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया ही बना रहे, वो मत संगत में पड़ेगी। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी रवि मिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रवि, अब छत्तीसगढ़ की सियासत में चुनौतियों का दौर शुरू हो चुका है। करारी हार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में हम निश्चित तौर पर कहेंगे कांग्रेस पार्टी की हुई है। 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और अब चुनौतियां एक दूसरे को राजनेता देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ओपी चौधरी ने जो चुनौती दी है वो मासूमियत भरा चुनौती है, क्यूट चुनौती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजनीति में पहली बार ऐसा देखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मतलब विपक्ष के सबसे बड़े नेता को कहा गया है कि आप 10 दिन तक बिना एसी कूलर पंखा के रह के दिखाइए इस भीषण गर्मी में। मतलब समझिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस प्रकार से सहजता, एक प्रकार से इसको सहज बोला जा सकता है। और जो छत्तीसगढ़ियापन की इसमें बात कही गई है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं चप्पल पहन के खेत जाता हूं, मैं सुबह सुबह खेत जाता हूं, गांव में रहता हूं, छत्तीसगढ़ी बोलता हूं। इस तरह की बातचीत हुई है कि आप गांव में रहते हैं, छत्तीसगढ़ी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, इसकी चुनौती है। नेताओं के बीच में जो बयान हो रहे हैं उसके बीच में सबसे बड़ी बात है कि आप गवैया कितने हैं, गांव से कितने जुड़े हुए हैं, इसको साबित करने की चुनौती दी जा रही है। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ओपी चौधरी निचट गवैया है। निचट गवैया है मतलब ज्यादा ही ठेठ गवैया है। ठेठ गवैया मतलब गांव के रहने वाले हैं, गांव की भाषा ही जानते हैं, शहरी दुनिया को नहीं जानते हैं। तो इससे चरणदास महंत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और गांव से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनको भी इससे ठेस पहुंच सकता है। और रवि, कहीं ना कहीं सियासत में ऐसे आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष, तंज कसना चलता ही रहता है। ये एक हिस्सा है राजनीति का, सियासत का। बहुत धन्यवाद रवि, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलौदा बाजार की। बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में कामकाज शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था, आग लगा दी थी। वहां पर साफ सफाई का काम शुरू किया जा रहा है। साफ सफाई कर अब काम शुरू किया जा रहा है। तो कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में, एसपी दफ्तर में कामकाज शुरू हो चुका है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। खोमन, हमने वो तस्वीरें देखी थी जब भीषण आग की लपटें ऑफिस से निकलती हुई नजर आई थी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की थी, आगजनी कर दी थी। लेकिन अब साफ सफाई का काम करने के बाद काम भी शुरू हो जाएगा।
देखिए सुमित, निश्चित तौर पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल ही तमाम जो जली हुई व्यवस्था थी उसको उनको हटाया जा रहा था। वहाँ के जिला प्रशासन एक्टिव हो गई थी। जब मैं वहाँ मौजूद था तो कलेक्टर के द्वारा निर्देश दे दिया गया था, बैठक किया गया जो प्रभारी सचिव से परदेसी, उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद साफ कहा कि जो आम जनता है उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर अगर इसकी इतर बात करें तो दिन भर सीएम हाउस में बैठक चली है, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किया गया, गृह विभाग के साथ बैठक किया गया। रात में सीएम विष्णुदेव साय ने सतनामी समाज के साथ भी बैठक की। बैठक में ये निर्देश दिया गया कि साफ तौर पर जो कलेक्ट्रेट में आग लगाई गई थी, एसपी कार्यालय में जो आग लगाया गया था, उस पर आम जनता को कोई और दिक्कत खोमन नहीं होना जल्द से चाहिए। जल्द काम शुरू और करने के पीछे की वजह यह भी है कि लोगों के काम भी वहां पर प्रभावित नहीं होने चाहिए। ज्यादा दिन तक काम बंद भी नहीं रह सकता। खोमन, देखिए निश्चित तौर पर यही उद्देश्य है सरकार का कि जो आम जनता है वो किसी तरीके से परेशानियों से जूझना ना पड़े। और यही कारण है कि सरकार ने कल निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस हादसे के बाद से आम जनता को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जो वैकल्पिक तौर पर जो काम काज है, चाहे कलेक्ट्रेट की बात हो चाहे एसपी की बात हो, क्योंकि बहुत दूर दूर से सुमित जो है लोग जो है अर्जी लेकर पहुंचते हैं, आवेदन लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। निश्चित तौर पर अब कामकाज शुरू हो जाए। अब कामकाज शुरू हो चुका है कलेक्टर एसपी ऑफिस में। वहीं भिंड जिले के भूप कस्बे में दूषित पानी पीने की वजह से 70 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई, बिगड़ गई। वहीं 2 बुजुर्ग समेत एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई है। बता दें कि सालों पहले बिछी पानी की पाइपलाइन जगह जगह लीकेज है, टूटी है, फूटी है, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक दूषित पानी, गंदा पानी पहुंच रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं दूषित पानी को पीने से, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य और नगर पालिका अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। वार्डों में पानी, हमारे वार्ड में बहुत गंदा पानी आ रहा है। नाला का करा चौक है, नाले का गंदा पानी पाइपों में भर के आ रहा है, इसलिए लोग बीमार हैं, संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ का नगर पालिका का अमला कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नालों की सफाई नहीं है। जब नल शुरू होते हैं तब थोड़ा गंदा पानी आता है। गंदा पानी आने से कुछ लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं, उनको उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही है, कुछ को इन्फेक्शन हो रहा है। या किया क्या, बम्बे की सफाई नहीं हुई, इसमें से लाइनें हैं, पानी रुका हुआ है, जाम पड़ा है वो नाला पूरा, इसलिए वो लाइनों में पानी आता है और गंदा पानी आ रहा है। उधर ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में पटवारी ने नायब तहसीलदार पर कॉलर पकड़कर घसीटने का आरोप लगाया, जिसके बाद पीड़ित पटवारी ने अपने पटवारी संघ को इसकी जानकारी दी तो जिले सहित ब्लॉक अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसडीएम ने पटवारी और नायब तहसीलदार के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया, लेकिन पटवारी माने नहीं और कहा कि अगर दोषी नायब तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी पटवारी कलमबंद हड़ताल करेंगे। दिल्ली से खबर है, 24 जून से संसद के विशेष सत्र की तैयारी शुरू होगी। जी हां, विशेष सत्र की शुरुआत होगी 24 जून से। संसद के नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। संसद का विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। और 24 जून से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होगी और इस विशेष सत्र में नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी है। संसद का यह विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। तो 24 जून से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस विशेष सत्र में जो सभी नवनिर्वाचित सांसद हैं, चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हुए हैं, वो सभी सांसद इस विशेष सत्र में शपथ लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी है कि 24 जून से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेने वाले हैं और संसद का यह विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी। तो नई सरकार का गठन हो चुका है देश में। अब संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होगी 24 जून से और इस विशेष सत्र में नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी है। संसद के विशेष सत्र की जानकारी दी है
कि 24 जून से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस सत्र में नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेने वाले हैं। 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का विशेष सत्र चलने वाला है और संसद के इस विशेष सत्र में नवनिर्वाचित जो सांसद हैं, जो सभी चुनाव जीतकर आए हुए हैं, लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हुए हैं, वो सभी शपथ लेंगे। उन सांसदों के लिए बेहद खास ये पल होने वाला है जो पहली बार चुनकर संसद जाने वाले हैं। उनके लिए एक अलग ही अनुभव ये निश्चित तौर पर होगा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमृत, विशेष सत्र की शुरुआत 24 जून से होने जा रही है और उन सांसदों के लिए बेहद खास पल जो पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। सुमित, देखिए, संसद का सत्र जो है उसका ऐलान हो चुका है। किरण रिजिजू ने इसकी घोषणा बाकायदा एक्स पे की है। जो इस सत्र में खास बातें हैं वो ये है कि इस सत्र में जो है पहले जो है सांसदों का परिचय कराया जाएगा, उनका शपथ ग्रहण जो है उनको कराया जाएगा, वो पहले ही दिन कर दिया जाएगा। उसके बाद से 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों का संयुक्त रूप से वो संबोधित करेंगे उन्हें, और इसके बाद से 3 जुलाई को जो है सदन का जो है वो आखिरी सत्र होगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें 18वीं लोकसभा के लिए कार्यकाल बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि 10 साल के बाद अब जो है नेता प्रतिपक्ष भी इस बार सदन में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पहले हम 10 साल में देखते थे कि सत्ता पक्ष को लेकर के कहा जाता था कि उनके ऊपर एक हनक सवार है, तो दूसरी तरफ इस बार जो है कम से कम जो है नेता प्रतिपक्ष जो रहेंगे और देखना ये होगा कि अब क्या विपक्ष अपना धर्म निभाता है या नहीं। सुमित। ठीक है अमृत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के पुलपोहा डो निवासी सीआरपीएफ जवान कबीर दास शहीद हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले छिंदवाड़ा के वीर सपूत पर हमें गर्व है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दुख की घड़ी में पूरा छिंदवाड़ा परिवार उनके साथ है। ओम शांति। वहीं डिंडौरी में चोरों ने कई घरों को एक साथ निशाना बनाया, दीवारों में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस गश्त पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मेहदवानी थाना क्षेत्र के सारसडोली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दीवारों को तोड़कर, दीवारों में छेद कर किस तरीके से सेंध लगाई जा रही है। चोरी करने का प्रयास है चोरों की तरफ से। जाहिर सी बात है पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे ही। वहीं नए शिक्षा सत्र 2024-25 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने किस तरह से स्कूलों में व्यवस्था की है। इस बीच विस्तार न्यूज़ की टीम प्राथमिक स्कूल मुंगेली जिले के सोलहा बेला पहुंची, जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। हालातों का जायजा लिया विस्तार न्यूज़ के संवाददाता ने, देखिए। हम मौजूद है मुंगेली ज़िले के ग्राम सोलहा बेला में, जहां आप देख सकते हैं जो स्कूल भवन है, नई शिक्षक सत्र चालू होते ही किस तरीके की यहां पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भवन है पूरी तरीके से भवन जर्जर दिखाई दे रही है, और जो ये सामने की स्थिति है, आप ऐसा लग रहा है सामने की स्थिति जो छूने से ही गिर जाएगी। कब से हालत है, बच्चे इसी हालत में पढ़ाई करते हैं? हाँ, इसी हालत में पढ़ाई करते हैं। तो 5-7 साल पुराना हो चुके जी। इसमें कभी मरम्मत होता है या कुछ होता है? अरे कहीं कहीं थोड़ा बहुत मरम्मत होता है यार, नहीं के बराबर। स्कूल की हालत कब से ऐसी है? बहुत दिन हो गया सर ऐसी है। तो आप लोगों ने इसके लिए कभी सरपंच को या यहाँ टीचरों को बोला है? बोले हैं सर, ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बोलते हैं। ये तो पूरा जर्जर हो गया स्कूल। यहाँ तो अभी बरसात में पानी टपके गए ऊपर से, छत से। हाँ। कब से स्कूल इसने हुए? 7-8 साल। 7-8 साल से इसने हुए। तो तुम्हारा टीचर मान ला बोला नहीं कभी बनवाए पर या कुछ चीज पर? तो क्या बोलते टीचर मान? अभी नहीं है, अभी नहीं बना, बहुत दिन के बाद बने की थे। और पूरा वहाँ से तार में करंट मारता है। करंट मारते? और बारिश वारिश होते तो कैसे रही थे? पूरा पानी
पूरा किचकिच ले हो जाए। पानी किच-किच ले भरा जाते हैं। ना तो यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल है, ना ही कोई सूचनात्मक बोर्ड है। अब देखना ये है कि स्कूल खुलते ही क्या जो जिला प्रशासन है या शिक्षक विभाग है इस पर किसी और ध्यान देता है या इसी तरीके से किसी बड़ी दुर्घटना की इंतजार करेगा। उत्तराखंड से टूरिज्म पर निकले 2 लुटेरों ने इंदौर में एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया और बुजुर्ग के पास से बदमाश बैग छीनकर मौके से फरार हो गए, जिन्हें इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने एक मंगलसूत्र बरामद किया। पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत में लिया है। लुटेरों ने बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया था, बैग छीनकर फरार हुए थे। आरोपियों के पास से एक मंगलसूत्र भी पुलिस ने बरामद कर दिया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने बलौदाबाजार के कलेक्टर और एसपी को हटाए जाने पर बयान दिया है और कहा है कि सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है। इस बीच डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक अराजकता फैला रखी थी। कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में पर्दे के पीछे भूमिका निभाई। सभी की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई दोषी से कराई जाएगी। बलौदाबाजार की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कल दिन भर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां हुई है और निश्चित रूप से सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार पूरी गंभीरता से कठोर कार्यवाही कर रही है। घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उधर राजधानी रायपुर में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव शुरू होगा और 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज शाम 4 बजे आगाज होने जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम इस महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में कई विधायक मंत्री भी शामिल होंगे। इस महोत्सव में आम की 150 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अगले सत्र से एमबीबीएस और बीडीएस करने वाले छात्रों को बॉन्ड नहीं भरना होगा। पहले इन मेडिकल छात्रों को 30 लाख रुपए का लिविंग बॉन्ड भरना पड़ता था। अगले सत्र से बॉन्ड नहीं भरवाए जाएंगे। छात्रों से एमबीबीएस बीडीएस करने वाले छात्रों को बॉन्ड नहीं भरना होगा। देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला। एमबीबीएस बीडीएस छात्रों को बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है और देश का पहला प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश। एमबीबीएस बीडीएस के छात्रों को जो बॉन्ड नहीं भरवाएगा, 30 लाख रुपए का लिविंग बॉन्ड इससे पहले भरना होता था मेडिकल छात्रों को, लेकिन अब एमबीबीएस बीडीएस छात्रों को बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से। अब इनको बॉन्ड नहीं भरना होगा। पढ़ाई बीच में छोड़ने पर पहले इनको 30 लाख रुपए देने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बड़ी राहत एमबीबीएस बीडीएस छात्रों के लिए। देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला, जो एमबीबीएस बीडीएस छात्रों को बॉन्ड नहीं भरवाएगा। तो अगले सत्र से बॉन्ड नहीं भरवाए जाएंगे। अगले सत्र से बॉन्ड नहीं भरवाए जाएंगे मेडिकल छात्रों से। एमबीबीएस बीडीएस के छात्रों को एक बड़ी राहत।